अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, एक के बाद एक तरमीम है और एक के बाद एक आईनी बिल और एक्ट पार्लियामेंट से पास हो रहा है। यानी इक्तदार में आते ही पीडीएम और इत्तेहादी जमातों ने जिस नैब कानून को काला कानून कहकर 90 दिन की गिरफ्तारी को कम करते हुए महज 14 दिन तक महदूद करके शादियाने बजाए थे, अब इन 2 हफ्तों को बढ़ाकर 30 दिन तक नैब हिरासत में मुलजिम को रखने और ताउन न किए जाने पर फौरी गिरफ्तार करने का इख्तियार भी चेयरमैन नैब को तफवीज करने की आईनी तरमीम हुकूमत ने रातों रात पास कर दी और किसी को कानों कान भी खबर न होने दी। यानी जब हुक्मरान चाहते हैं आइन बना लेते हैं और जब चाहते हैं खत्म कर देते हैं। हमारे मुल्क में आईनी तरमीम, कानूनी एक्ट और हर किस्मी आईनी तोड़ मरोड़ सिर्फ हुक्मरान तबके को सहूलत पहुंचाने या फिर अपने मुखालिफिन को निशाने पर रखने के लिए की जाती है। और वही काम मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता 1.5 साल से कर रही है। और इस हुकूमत ने 13 माह में 77 बिल जबकि 55 एक्ट कौमी असम्बली से पास किए और इन आईनी या कानूनी तरमीम का फायदा बराह रास्त पीडीएम हुकूमत को मिला। सिर्फ एक्ट या बिल लाकर ही मौजूदा हुकूमत ने खुद के लिए आसानियां पैदा नहीं की, बल्कि मुल्क की सियासी तारीख में शायद पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए थे। पहली बार चीफ जस्टिस पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स तलब करते दिखाई दिए और शायद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट में धुआंधार तकारीर भी की गई। इससे पहले भी शायद सुप्रीम कोर्ट और हुकूमती हलकों के माबैन खींचातानी की मुहिम रही, मगर अब की बार जितनी कन्फ्रंटेशन हुई इसका माजी से मुकाबला नहीं। यानी 2 सूबाई असम्बलियां गुज़श्ता कई माह से तहलील हैं और मुल्क के सबसे बड़े सूबे में इलेक्शन कराने के सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात भी मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद ना कोई इदारा ना ही हुकूमत इलेक्शन कराने पर आमादा हुए, बल्कि अफवाहें तो ये भी सुनाई दे रही हैं कि शायद किसी नजरियाए ज़रूरत के तहत अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए जाएं। हम जो सुनते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मौजूदा हुकूमत ने उसका अमली मुजाहरा कर दिखाया। बाकी रह गए अवाम, तो अवाम के लिए हुकूमत के पास वादे हैं, माशाल्लाह, नारे हैं, तसल्लियां हैं और मुस्तकबिल के सुहाने सपने हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि IMF से कर्ज मिल जाने के बाद अवाम पर टैक्सेस की भरमार होगी, महंगाई की अलगार भी होगी, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा और अवाम के हक में कौमी असम्बली से कोई बास होगा या नहीं होगा, कोई एक्ट लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। सवाल ये है कि अवाम के लिए आइन साजी करने वाली असम्बली हुक्मरानों के लिए एक्ट और बिल पास क्यों करती है और सिर्फ उन्हीं के लिए क्यों करती है। मैं आपको अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब, सीनियर कानूनदान हैं। इनके साथ साथ सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब मुस्लिम लीग नून से, वो भी मैं ज्वाइन करेंगे, और शौकत पराचा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। इनके साथ साथ माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट्स का। मैं एतजाज साहब आपसे आगाज कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि रातों रात नैब लॉ में एक तरमीम कर दी गई और ये पहली बार तरमीम नहीं की गई है जब से पीडीएम हुकूमत आई है, बार बार तरमीम की जा रही है। और अब ये जो 30 दिन कर दिया है, यानी आप अगर आपके साथ ताउन नहीं करता मुलजिम तो आप उसको फौरी गिरफ्तार भी कर सकते हैं। नैब चेयरमैन को ये इख्तियार भी मिल गया है और फिर 14 दिन से रिमांड बढ़ाकर 30 दिन भी कर दिया गया है। मैं सवाल सादा करूं आपसे कि ये क्या किसी एक शख्स के गिर्द घेरा तंग करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जो चीजें चल रही हैं उसमें तो शायद अभी टाइम लगेगा उनको फंसने में। बगैर को यही लगता है, और न सिर्फ ये लगता है, ये गालिब इम्कान यही है कि ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। ऑर्डिनेंस की जिंदगी 4 महीने की, लाइफ 4 महीने की होती है। अब 4 महीने के लिए तो एक ही कोई मुलजिम है जिसको ये जो मराहत इससे पहले एक्ट में, तरमीमी एक्ट में दी थी और वो वापस ली जा सके, जाने की ख्वाहिश हो के उससे वापस ली जाए। और वो ये है कि रिमांड का अर्सा 14 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया। नैब को इजाजत दे दी गई है कि नैब चेयरमैन गिरफ्तारी कर ले, और फिर ये बीच में मतलब है कोई जुडिशियल एक्शन नहीं आता इसमें। और ना ये अच्छा, फिर ये है कि ये इंक्वायरी स्टेज है, उसमें भी गिरफ्तारी की जा सकती है। पहले था जो जिस एक्ट के तहत
जो एक्ट जिसका फायदा पहुंचना था चंद अकाबरीन को, उसमें ये था कि जो इंक्वायरी स्टेज है, पहला मरहला होता है इंक्वायरी का, अगर उसमें भी मुल्जिम इल्जाम अलैह जो है वो उसके बारे में इल्जाम में कुछ ठोस हकायक और शहादतें पाई जाए तो वो नैब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन स्टेज करता है। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे गिरफ्तारी की जा सकती थी, लेकिन इसमें इंक्वायरी स्टेज पे नहीं। और इंक्वायरी स्टेज के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आपने उसको गिरफ्तार करना है तो उसको ग्राउंड भी देने हैं कि किन वजूहात पे और बुनियादों पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब वो सब कुछ कोई तो है जिसकी पर्दादारी है, जो कोई एक इरादा है किसी एक शख्स के बारे में कि वो उसको 30 दिन रिमांड में भी रखा जा सके। एक वो केस में करेंगे, जब अगर रहा हो गया 30 दिन उसकी बेल नहीं होगी क्योंकि रिमांड में होगा, जुडिशियल रिमांड में। और फिर ये दूसरा पहले तोशा खाना, फिर अलकादर ट्रस्ट, ये इस तरह ले आएंगे तो कुछ 60 दिन बन जाएंगे, फिर एक और ले आएंगे वो 90 दिन। मैं साहब इसी से लिंक करते हुए एक और सवाल करती हूँ। आपको पता आज तारीख क्या है? 5 जुलाई है, और 5 जुलाई 1977 एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, एक आमिर ने उल्टा। ज़ाहिर तारीख दोनों को याद रखेगी, और जब भी तारीख आती है 5 जुलाई की हर साल, तो ज़ाहिर है कि हम क्योंकि जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत का पहिया चलता रहे, तो जमहूरियत वाले काम भी होने चाहिए। एक आमिर ने ये काम किया, हम उसको कंडेम भी करते हैं। मैं ज़रा आपसे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पूछूंगी इसका, लेकिन मुझे ये बताएं कि आजकल मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल भी हो रहा है, और आप लोगों ने ज़ाहिर है कि आप कोर्ट में गए हुए हैं, उसके खिलाफ सारा कुछ चल रहा है। फिर हमने देखा कि पहले काजी फाइज़ा साहब का जो नोट था वो वेबसाइट पे आता है, इख्तलाफी नोट, फिर वो चला जाता है, उठा दिया जाता है। आज वो नोट भी लग जाता है, और जो फैसला जारी होता है उसमें ये बात सामने आई है कि दोनों जजेस ने ये नहीं कहा था कि वो बेंच से अलग हो जाएं, ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको अलग किया था। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको अलग क्यों किया अगर उन्होंने नहीं कहा था? कुछ इसमें बहुत सारे इबहाम हैं। नहीं, ये तो बड़ी पहला बस आपके आखिरी सवाल की मैं बात कर लूं। एक जज साहब कहें आप 9 जजेस का बेंच हो, उनमें से 2 जज उठ के जा रहे हैं, वो कहते हैं हम इस 7 जजेस के बेंच को मानते ही नहीं। ये किस बुनियाद पे? ये तो बिल्कुल एक अकलियती सोच है ना। मंसूर अली शाह साहब ने अपना जो फैसला लिखा है वो बाद में लिखा है कि मैं बैठा हुआ हूं पर दस्तूर पर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ, पर 2 जजेस का उठ जाना और ये कहते जाना कि हम इस बेंच को मानते ही नहीं, तो चीफ जस्टिस को अगर उन्होंने शामिल ही नहीं होना, ये अमली तौर पे उन्होंने बता दिया कि उस बेंच में शामिल ही नहीं होना, तो चीफ जस्टिस के लिए जरूरी है कि वो 7 बेंचेस का, फिर 7 जजेस का बेंच नोटिफाई करे ताकि वो बेंच सुन सके, कार्रवाई चला सके। इस तरह तो एक जज उठ जाएगा कल किसी बेंच से, वो कहेगा मैं रिक्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं छोड़ के नहीं जा रहा हूँ बेंच, पर मैं इस पे बैठूंगा नहीं क्योंकि मैं इसको तस्लीम नहीं करता। ये क्या रिवायत पड़ गई? सही सही। अच्छा एतज़ा साहब ये भी फरमाइएगा कि ठीक है आप लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सिविलियंस के जो केसेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलने चाहिए इसके लिए, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी सिविलियंस के ट्रायल चले हैं। आप इसके हक में हैं कि क्योंकि कर्नल रिटायर्ड जो इनामुर रहीम साहब हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर की है कि उन्होंने कोर्ट को कहा है कि उनको भी बरी किया जाए, तो आप इसके हक में हैं कि वो लोग, उनको भी इसके साथ साथ इंसाफ मिलना चाहिए जिसके लिए आप गए कॉज के लिए? मैं आपको एक चीज, ये बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया, क्योंकि इसको बड़ा उछाला जा रहा है कि कोई 25 आदमियों की कन्विक्शन हुई है इमरान पीटीआई की हुकूमत के दौरान, और वो मार्शल लॉ नहीं था और मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शन थी। इसी तरह एक अस्करी नौजवान है जिसने खत लिखा था, उसको सजा हुई है ये पीटीआई के दौर में जब उनने 21 और 23 तरामीम खत्म हो चुकी थी। इसमें मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात करूं, ये बहुत अच्छी बात की है। ये काश लोग ऐसी बात करने से पहले आइन को पढ़ लें। आइन का आर्टिकल एक 254 भी है जिसपे ये बहुत रिलाई करते हैं कि जी अगर रायतुल मियाद हो गया हो काम और इलेक्शन बाद में भी 90 दिन से ज्यादा ताखीर के बाद भी करा दिए जाए तो वो कवर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन।
इस मामले में, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले में बराए करम आर्टिकल 264 पढ़ लें। 264 बड़ा क्लियरली कहता है, क्लॉज ई ने बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर कोई कार्रवाई या कोई ट्रायल, जुडिशियल प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन, ये इसका आगाज हो गया हो उस दौरानिये में, जिस दौरानिये में मिलिट्री कोर्ट वैलिड है, अगर उन्होंने आगाज कर लिया उसकी सुनवाई का और वो प्रोसीडिंग, वो कार्रवाई वो अभी जारी है कि ये जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसकी छतरी खत्म हो गई है, ये रिपील हो गया, तो उस रिपील के बायस वो इख्तियार समाअत उस फौजी अदालत का नहीं खत्म होगा। वो जारी रहेगा और वो सजा दे सकता है या अक्विट कर सकता है। अब ये आर्टिकल 264 पढ़े तो फिर मेरे से बात करें, ये वो तमाम केसेस 7 जनवरी 2019 से पहले उनका आगाज हो गया हुआ था और वो मिलिट्री कोर्ट्स में थे। अब वो सुने जा सकते। ये आइन का अपना तकाजा है। मैं कहता हूँ ये आइन में तरमीम कर ले तो फौजी अदालतें लगा ले। अगर आइन में तरमीम नहीं है, पिछली दफा फौजी अदालतें लगी थी तो उनको एक जवाब देने के लिए, उनको पर एक छतरी देने के लिए आइन में तरमीम की गई। अब वो छतरी हटा ली गई है। अब वो धूप जो आइन की है वो उन अदालतों पे पड़ रही है। लेकिन ठीक है एजाज साहब, मैं जाते हुए आपसे एक और भी थोड़ा छोटा सा सवाल करूंगी कि GHQ हमला केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्जिम नामजद करने का फैसला किया गया है। शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है, अब आ जाएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ मैदान में? ये कौन से केस में आपने कहा? सर ये GHQ हमला केस 9 मई के वाकयात में, और भी नाम इसमें नामजद है। ये उसी तरह वो केस है ना जी, जो 30 दिन उसको रखने के लिए बजाय रहे। बस बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्वेटा में एक वकील की हलाकत पे अभी FIR नहीं हुआ, तो वजीर आजम के जो मशीर है, वजीर आजम के मशीर अताउल्लाह तारर, वो आके कहते हैं ये तो इमरान खान ने कराया, चेयरमैन PTI ने कराया। अरे भाई अभी FIR नहीं हुआ, आपने पहले आके वावेला मीडिया पे आके उन्होंने कहा, वावेला डाल दिया। ये तो वो शख्स करता है जिसने खुद किया हो, वो पहले से वावेला डाल देता है। यहाँ तक GHQ के हमले की ये सारे मुकदमात बड़े अजीब से FIR है, उनमें 20 नाम तो दिए हुए, नामजद किए या 10 नामजद किए, और फिर लातादाद लामालूम। अब वो लातादाद नामालूम में जिसको आप खींच के ले आओ, ठीक, उसके मशवरे में ले आओ, उसके हिदायतकारी पे ले आओ, उसको सऊदतकार के तौर पे ले आओ, या उसको पलवाई के तौर पे ले आओ। ठीक है, ये इन्होंने ऐसे बनाए हैं। ये FIR इतने ये क्लियरली जिनके से नजर आता है कि ये बदनीयती, और ये पंजाब PTI के चेयरमैन फंस जाएंगे इसमें, बच जाएंगे। मैं नहीं कुछ कह सकता, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना कर दे, सुप्रीम कोर्ट को और कुछ नहीं कर रहा, अगर कोई उनको जाके उन्होंने ये एक्सिक्यूट नहीं कराना, इस पे अमल दरामद नहीं कराना अपने साथ, सिर्फ इतना कर दे कि वो कह दे कि ये फौजी अदालतें आइन के तहत ये फस्क है, ये बिल्कुल बन ही नहीं सकती और इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बस इतना कर दे, ये कोई एक्सिक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं, वो उसी दिन बंद हो जाए। ठीक है एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त जो है वो हमें दिया। नाज़रीन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं अपने पैनल से क्वेश्चन करती हूँ। शौकत पराचा साहब, आज तारीख जो है वो हमें बता रही है कि आमर ने क्या जुल्म किए और क्या मजालिम ढाए और किस तरीके से फिर हमने जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियाँ दी। सहाफ़ती निगाह से अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा दौर था 5 जुलाई 1977 के बाद? बहुत शुक्रिया। मैंने तो खुद हिस्ट्री में पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उस वक्त क्या होता था, सहाफ़त कितनी थी,
लेकिन जब मार्शल्ला हो और आमरीयत, आपने वर्ड यूज़ किया, आमरीयत हो, तो फिर यकीनन वही होता होगा जो आमरीयतों में होता है। मसलन आज़ार राय की आज़ादी वो तो कोई सोच भी नहीं सकता, यानी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एक ख्वाब, वो तो सोच भी नहीं हो सकती क्योंकि आमरीयत है। और जो हम अपने सीनियर कॉलीग से सुनते रहे कि मसलन बहुत सख्त किस्म की सेंसरशिप थी और बाकायदा शाम में जब कॉपी अखबार की निकलती थी, क्योंकि प्राइवेट चैनल तो नहीं थे, अखबारात थे, अखबारात की कॉपी जब निकलती थी तो हमारे सीनियर कॉलीग्स बताया करते थे कि वो बाकायदा हर खबर जो है, जैसे आपका चैनल हर खबर पे नज़र रखता है, तो उस वक्त हर खबर पे जो है वो नज़र रखी जाती थी। हमारे चैनल ना जाएगी। अपनी खबर पे खुद नजर रखता है, वो वाली खबरों पे कोई और नजर रखता था। चले बहरहाल वो कोई और नज़र रखता था, लेकिन असल मकसद तो नज़र रखना है, तो हर खबर पे नज़र रखी जाती। लेकिन मेरी बात सुने, मैं जो होता था उससे बढ़कर मैं उन सब लोगों को, वो शहीद हुए या वो पाबंदे सलासल हुए या उन्होंने कोड़े खाए, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत सही नहीं है। जिस मुल्क के लोग जमहूरियत के लिए कोड़े खाएं, वो जेलों में रहें, वो नंदानों में जाएं, वो शाही किले के हुकूमत खानों में पड़े रहें, उस कौम के बारे में कहा जाता है कि ये जमहूरियत के काबिल नहीं है, ये जमहूरियत के लायक नहीं है। यानी पाकिस्तान में अगर जमहूरियत जब भी रही है, जिस फॉर्म में भी रही है, वो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। लेकिन आज अजीब सी सूरत हाल है, हम रोज़ाना सुनते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में भी सुनता हूँ, वो कभी कहेंगे कि जी वो वडेरे हैं, वो सरदार हैं, वो हकूक खा जाते हैं, और फांसियाँ कौन लगे मुझे ये बताइए, या जेलों में कौन जाते रहे, पहाड़ों के अंदर गार में बम मारकर किसको गोलियां मारकर मारा गया। इस मुल्क की एक तारीख है जमहूरियत के लिए, ये जितने शहीद हुए जमहूरियत के लिए, ये सब जमहूरियत के लिए, शख्सी आज़ादियों के लिए। और चूंकि सहाफ़त की बात हो रही है, इन सियासी वर्कर्स की वजह से ही कम अज़ कम सहाफ़त भी जिंदा है, और सहाफ़त की वजह से सियासी वर्कर जिंदा है। ये एक चोली दामन का ऐसा साथ है, क्योंकि अगर सियासत नहीं है तो फिर सहाफ़त भी आज़ाद नहीं होती, और अगर आज़ाद सहाफ़त नहीं होती तो फिर सियासत भी आज़ाद नहीं होती। लिहाजा इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। जमहूरियत में एक इर्तका होता है, एवोल्यूशन होता है, लोग या सियासी जमातें या रहनुमा सीखते हैं अपने तजर्बों से, उन सीखने के बाद वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं कि आइए जो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा है उस पर चलेंगे, लेकिन फिर कोई और खड़ा होता है, वो कह देता है ये तो मुकमुका है। तो ये एक एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में इस मुल्क गुजरता रहा है हमेशा। लेकिन सवाल तो खैर दिल कर रहा है, ये भी आपसे करूं कि क्या अब सहाफ़त आज़ाद है, लेकिन चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। अफनानुल्लाह साहब, अच्छा है कि हम जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरियत को पालने के लिए कोशिश और काविशें कर रहे हैं, कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट में एक शख्स का ट्रायल चलना और सज़ा होना, आप नहीं समझते इट्स टू मच फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? इसका कोई बेहतर तरीके से हल भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो अल्टीमेटली जब कल को 10 साल बाद कोई मेरी जगह प्रोग्राम कर रहा होगा तो वो ये बात कहीं ना कहीं कोट कर लेगा कि हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार थी उसमें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो जमहूरी निज़ाम है वो हर मुल्क का जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी एनवायरनमेंट होती है, उसके हिसाब से उसको इवॉल्व होता है, उसको इवॉल्व होना चाहिए। हम किसी और मुल्क का जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में लाकर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो नाकाम हो जाएगा। हमें अपना निज़ाम ही इवॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की जो आप बात कर रही हैं, देखें कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो या प्रो डेमोक्रेट हो, वो कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं होगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो कोई जमहूरी लोग नहीं है, ना वो कोई जमहूरियत की वजह से जो है वो वजीर आजम बने या ये ताकत के ऐवानों तक पहुंचे। ये सारा का सारा कुछ जो है इन्होंने पहले भी डील मेकिंग के थ्रू और इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया अपने मकासद को पूरा करने के लिए, उसके थ्रू किया गया। ये एक अनऑर्गेनिक किस्म की जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो ये अनऑर्गेनिक तरीके से ही खत्म होनी थी।
तो ये और जो कुछ मतलब कि 9 मई को हुआ, कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के अंदर अगर कोई इंस्टिगेट करने की कोशिश करे, उसको कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मुल्क में अगर इमरान खान कामयाब हो जाता तो इस मुल्क में सिविल वॉर हो जाती। और जिस तरह का इसका जहन है, ये प्रेफर करेगा कि पाकिस्तान जल के राख बन जाए और ये उसका वजीर आजम हो, बजाय इसके कि पाकिस्तान तरक्की करे और कोई और इसका वजीर आजम हो, जिस तरह का इनकी जहनियत है। तो ये जो है, ये इस तरह के लोगों को आप जो है, अगर आप कहें कि जी आप मोहब्बत से, प्यार से, जमहूरियत से अगर आप इनको कुछ सिखा लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि इनके कोई जमहूरी इक़दार में इनका कोई यकीन नहीं है। ये जहां इनको मौका मिलता है, ये जमहूरियत को उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं और ये आमिर बन जाते हैं। जैसे इन्होंने पिछले 4 साल जो जमहूरियत की तबाह बर्बादी, पिछले 12 साल जो जमहूरियत की तबाह बर्बादी हुई है, वो उसमें सबसे कलीदी किरदार इमरान खान का है। सबसे ज्यादा धरने देने वाला, सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने वाला, सबसे ज्यादा अंपायर की उंगली को इस्तेमाल करने वाला ये इंसान था। तो आज इसको जो है वो मेरे दिल में कोई क्या कहते हैं वो नहीं है इन लोगों के लिए। ठीक है, जो है बड़ी उनके साथ जाती हो रही है। ठीक है, मैं आरिफ सादिक साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सिविलियन को सजा ज़ाहिर है कि पहले भी मिल चुकी है मिलिट्री कोर्ट से, और फिर इमरान खान साहब के दौर वाला मैंने जिक्र किया एतजाज हसन साहब के साथ भी। मुझे बताएं कि आज ये सवाल उठा समाअत के दौरान कि ये पिटिशन पहले क्यों नहीं आई, मतलब पहले भी ये सब ट्रायल्स होते रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो सारा मामला हो रहा है, पिटिशन का दायर होना सिविलियन को सजा से रोकने के लिए, ये एक शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो, इसके लिए कोई काविश या कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया। कोशिश तो ये की जा रही है कि किसी भी शख्स का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हो। उसकी वजह यह है कि आइन, जिस तरह आपने आसिफ से भी सुना, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज आपने 5 जुलाई का हवाला दिया और जमहूरियत का साथ जो 5 जुलाई के साथ जो हुआ, वो आज मैं हैरान हूँ कि बिल्कुल वही लोग, क्योंकि मैं तो उस जमाने में भी बालिग था और एक कॉलेज में पढ़ता भी था, उस कॉलेज में अहमियत भी थी, या मतलब मैंने उस जमाने में ये सारी आप पराचा साहब से काफी बड़े हैं। जी, मैं पराचा साहब से बड़ा हूँ। बात यह है कि उस जमाने में हमने आंखों से देखा कि बिल्कुल वही लोग जो आज मौजूद हैं जमहूरियत के नाम पर आमरीत का साथ दे रहे हैं, एग्जैक्टली यही लोग थे जो उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दे रहे थे। और जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में एग्जैक्टली यही कहा जा रहा था कि ये आमिर है, ये इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे क्या पता जमहूरियत का, इसने तो ये कर दिया, इसने तो अपने दुश्मनों के साथ ये कर दिया। तो इसका आज कोई जरा बराबर एक फर्क नहीं पड़ा। लोग भी वही हैं, तरीकेकार भी वही है और जनता भी वही, आवाम भी बेचारे उसी तरह जिस तरह माजी में कुर्बानियां दे रहे थे, कोड़े खा रहे थे, टिकटिकी लगी हुई थी। किस बुनियाद पर? कि जी सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर, कि जी आप नाम ना लें उस शख्स का जिसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे, और आप नाम ना लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, झंडा ना लगाएं। आज भी एग्जैक्टली उसी जगह पे हम खड़े हैं कि जब कहा यह जा रहा है कि ना 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 जमहूरियत, इसका क्या ताल्लुक जमहूरियत से, और उसका नाम नहीं लेना, उसका जिक्र नहीं करना, उसका झंडा नहीं लगाना, और इसके बावजूद हम दावेदार हैं कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिसने हमला करवाया वहां इसके ऊपर व्हाइट हाउस कैपिटल हिल पे, इसके बावजूद वहां जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हक में भी लोग मौजूद है, खिलाफ भी मौजूद है, ट्रायल भी हो रहे हैं और इलेक्शन में भी वो हिस्सा लेना चाहेगा तो हिस्सा लेगा। जमहूरियत ये है कि आपने जिस शख्स से भी आपका कोई इख्तलाफ है, सबसे पहली बात तो आपने ये तय करनी है जमहूरियत में कि ये अवाम का फैसला है, जिसे अवाम मुंतखब करेंगे वही आपका कायद होगा, वही आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। किसी शख्स को किसी बुनियाद पर भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो ये कहे कि चूंकि ये तो गैर जमहूरी था, इसने अपने दौर में ये किया था, इसलिए जनाब इसे हम ये इख्तियार नहीं देते। एग्जैक्टली। मुझे आरिफ सादिक साहब ब्रेक आ जा रहा है, ब्रेक पे जाने से पहले मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड कर लूँ क्योंकि कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। ज़रा आमरीत में तो आपकी ज़बान बंद होती है, खास करके मीडिया की। तो आज छोटा सा एक शेर है जॉन एलिया साहब का कि वो कहते हैं कि आप वो जी मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती है। खैर नहीं ले सकते। एक ब्रेक।
वेलकम बैक। शौकत पाजी साहब, फरमाइएगा कि सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? ज़ाहिर है कि मुलाकातें हुई हैं, क्या फॉर्मूलाज अपनाए जाएंगे? जिसका पंजाब उसका विफाक, के एक का पंजाब एक का विफाक? ये जो आप आज तकसीम का प्रोग्राम कर रही हैं मिस फरवा, कभी आप उम्र का अंदाज़ा लगाती हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कभी आप कहती हैं मैं सवाल ये पूछना चाह रही थी, आप पूछ लेती, मैं उसका भी जवाब दे देता आपको। जो सूरत हाल है, मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ कि जिस दौर की आप बात कर रही हैं, खुदा के लिए उस दौर को आज के दौर से कंपेयर नहीं करें। वहाँ फांसियाँ दी जाती थी, आज ज़मानतें दी जाती हैं। वहाँ फांसियाँ दी जाती थी, कोड़े लगाने की सजा दी जाती थी, इधर जो है ना वो सरकारी गेस्ट हाउस में अपना मेहमान बना के रखा जाता है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए हमें कि जो हम हकायक को झुठलाएं। उस दौर में नाम लेना अगर मना था, लेकिन इस दौर में और उस दौर में इसलिए फ़र्क है कि कोई एक मर्डर हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया था और पाकिस्तान को बचाया गया था। पाकिस्तान के GHQ पर या पाकिस्तान के किसी कोर कमांडर के घर पर या पेशावर के किला बाला असार पर या दीर के FC के किले पर या स्कूल पर अटैक नहीं किया गया था। बड़ा फ़र्क है। और आज ज़मानतें मिल जाती हैं। उस वक्त इवन 90, जब ये नैब का 90 दिन का था, कितने लोग गए 90 दिन के अंदर? किसी ने कोई बात की थी? उल्टा जब ये नैब में तरमीम का एक आपस में बातचीत हुई और उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिख के दिए तो कहा गया कि जी ये तो वो क्या NRO लेना चाहते हैं। तो हकायक अपनी जगह पर, चूंकि थोड़ा सा तारीख आज लिखने के साथ साथ ये स्क्रीन पे बोली भी जाती है तो तारीख बड़ी पूरी रहती है। अब अगली बात ये है, अगली बात डिस्कशंस हो रही हैं यकीनन दुबई में, कुछ ना कुछ फीडबैक तो हमें भी मिल जाता है, लेकिन वो बड़ा अजीब लगता है ना कि हम प्री मैच्योर बात कर लें। और उसमें जो डिस्कशंस हुई हैं, यकीनन आगे केयर टेकर के हवाले से भी बात हुई है। डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह साहब सीनियर पार्टी मेंबर हैं, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूर जानते होंगे क्योंकि मैं इतना बड़ा दावा नहीं किया करता कि मुझे हर चीज़ का पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो एज अ जर्नलिस्ट हम खबर मांगते हैं या मालूम करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उसको खबर भी बनाएं। आप भी इस चीज़ को जानती हैं बेहतर तरीके से। लेकिन ये है कि डिस्कशन हुई हैं, डिस्कशन ये भी हो रही है कि क्या वाकई अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो या फिर 6 महीने का जो पीरियड है वो आगे हो जाए। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक कुछ हतमी नहीं हुआ। ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक दो नाम शेयर हुए, दोनों ने कहा कि नहीं इस पे ये ऑब्जेक्शन है, उस पे ये ऑब्जेक्शन है, फिर एक तीसरा नाम भी सामने आया। लेकिन चूंकि पहले तो सियासी जमातें आपस में बैठ के इस पर मशवरा करेंगी, फिर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर डिस्कशन करेंगे। IMF के साथ जो प्रोग्राम एग्री हुआ है, मैं जरूर इस बात को सामने रखना चाह रहा हूं, IMF ने भी तो कुछ ना कुछ तो गारंटी मांगी होंगी ना। अगर $3 बिलियन के करीब अगर कोई पैसे दे रहा है स्टेबिलिटी के हवाले से, उन्होंने भी तो कुछ मांगा होगा। और आज जो फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास हुआ है, इसमें मैं जरूर समझता हूं कि इन मामलात पर गुफ्तगू हुई होगी, अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए ऐसे फोरम पर, कि किस तरह हम ना सिर्फ IMF बल्कि अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनका कॉन्फिडेंस रीगेन करें। मुल्क चलाना है हमने मुल्क का तमाशा नहीं बनाना। मुल्क चलाना है, इख्तलाफात अपनी जगह पर होते हैं अफनान साहब, लेकिन मुल्क चलाने की बात जब आती है तो सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आप लोग क्या, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि आप हमें अंदर की कोई बात बता दें क्योंकि यू वांट, तो मुझे लेकिन ये बता दें कि जो केयर टेकर सेटअप है, इस पे आप लोगों ने नाम दिए हैं, ज़रा हमें भी पता है कौन कौन से नाम है, वी वांट डिस्क्लोज दैट, लेकिन जो नाम आपने दिए हैं, सामने से आए हैं, इख्तलाफात अभी तक बरकरार है, वहीं पर मामला रुके हुए हैं या कुछ बढ़े हैं आगे? देखिए, बहुत सारे नामों के ऊपर डेलिब्रेशन हुई हैं और जो है वो उसके ऊपर हतमी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है हम अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके ऊपर तमाम जो PDM की जमातें हैं उसके ऊपर मुत्तफ़िक हों और फिर जो है उसको जो है फिर वो आगे लेके सिस्टम को चले। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रा केयर टेकर सेटअप भी है और फिर आप पंजाब भी है और पीपल्स पार्टी भी पंजाब में सरगर्म है, आप लोग भी हैं। गो के आप लोगों को लगता है कि
आप लोग वजीर आला बना लेंगे पंजाब का और वजीर आजम बना लेंगे आप आने वाला? देखें, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सबसे ज़्यादा नेशनल असेंबली में सीटें होंगी उसका ही वज़ीर आज़म होना चाहिए असूली तौर पे। और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है एज अ पॉलिटिकल वर्कर भी कि जो हालात है उसके अंदर इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी जीत जाएगी और विफाक में भी हुकूमत बना लेगी। पावर शेयरिंग पे या सीट एडजस्टमेंट पे कोई बातचीत अभी नहीं हुई आपकी? नहीं, देखिए, हम लोग जो है वो अपने टिकट के ऊपर, शेयर के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे और जो कोई इलेक्शन जीतने के बाद फिर हम देखेंगे किसकी कितनी सीटें हैं, उसके हिसाब से फिर अलायंसेस वगैरह की जो भी साइंस है वो कम इनटू प्ले होगी। लेकिन उसके अलावा अभी कोई हम किसी के साथ ये नहीं है कि हम अपना, शायद कोई एक आध दो सीटों के ऊपर किसी जगह के ऊपर हो जाए एडजस्टमेंट, लेकिन 99% जो है वो हम शेयर के निशान पे ही लड़ेंगे अपने उसके ऊपर। जहाँ पे एडजस्टमेंट होगी वो लोकल जो डायनामिक्स है, अगर किसी हल्के के ऐसे हैं जहाँ ऊपर नीचे कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो उधर कर लेंगे, लेकिन अब वरना अपने उसके निशान के ऊपर हम ही इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए, क्योंकि मुझे कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखें जी, ये जो कह रहे हैं कि जी साहब फरमा रहे हैं कि भुट्टो साहब के साथ हो रहा था और अब इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, ये कन्वीनियंटली भूल गए कि 99 में मार्शल लॉ जो है वो किसके खिलाफ लगाया गया था, 1993 में किसकी हुकूमत को उल्टाया गया था, 2018 में किसने RTS बिठाया था, किसने जो है वो अंपायर की उंगली इस्तेमाल की थी, किसने धरने किए थे, किसने फॉरेन फंडिंग ली है, ये सारी चीजें भूल के इमरान खान को मिला दिया भुट्टो साहब। मतलब आप कोई सर पैर होना चाहिए ना, मतलब कि कोई एनालॉजी भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका कोई सर पैर होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर तबाह बर्बादी लाने वाला इमरान खान है पिछले 12 साल में। ठीक है, तमाम जमहूरी इदारों को उसने तबाह बर्बाद किया है। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं यहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। आरिफ चौधरी साहब, ये तासुर अभी भी कायम है कि अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अभी भी मुआवनत दे रही हैं या यूं कह दें कि रिलीफ दे रही हैं? अब जैसे कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सामिर फारूक साहब, उन पे अदम एतमाद का इजहार किया, फिर जो फैसला है उन्होंने वापस उठा के ट्रायल कोर्ट भेज दिया, तो वो इट वाज अ काइंड ऑफ रिलीफ। तो आपको लग रहा है कि रिलीफ अभी भी मिल रहा है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये बड़ी अजीब बात है। मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी पैरेलल नहीं ड्रा करने चाहिए और बड़े जोश से कह रहे थे। उस जमाने में भी रिलीफ जो था लोगों को मिल रहा था। जो जुल्फकार अली भुट्टो के मुखालिफ थे उनको बाकायदा रिलीफ मिल रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो को भी बेल जो थी उस पर डिवीजन बेंच ने दे दी थी। उसके बाद एग्जैक्टली वही रंग था जो आज आपको मुआवनत का और दुश्मनी का नजर आ रहा है। कत्ल जो फरमाया गया, कत्ल उस वक्त भी हुआ था, आज भी कत्ल कोयटा में हुआ है और नाम जुल्फकार अली भुट्टो का नहीं है, उसी तरह के शख्स का नाम है जिसका नाम हम नहीं ले सकते। आप बड़ी दिलेरी से पराचा साहब ले सकते हैं या अफनान साहब ले सकते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, सारी स्पेस भी उनके लिए है। और दूसरी बात यह है कि 9/11 भी एक वकूआ था जिसकी, और उसके अलावा वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो थी वो भी एक सिलसिला था जो कभी वेपन्स ना निकले और उसके नतीजे में पूरा का पूरा इराक बर्बाद कर दिया गया। आज ये है कि जरा बराबर ये एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगले दिन सारे मामला हो जाते हैं, किसी को इजाजत नहीं है कि उस बारे में तहकीकात करें। जो वो कह रहे हैं कि भाई तहकीकात करो, आप तहकीकात करें, उसके नतीजे में जो शख्स भी जिम्मेदार होता है उसे आप सजा दो। इस तरह ये कहना कि पाकिस्तान के एक एक शख्स को आप पाकिस्तान का दुश्मन करार दे रहे हैं। लोगों के घरों में इस तरह जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में तो सियासी वर्करों को कोड़े मारे जाते थे। रात को किसी के घर में इस तरह नहीं कोई तो घुसता था और ना ही किसी के बच्चों को उठाते थे और ना ही खवातीन पे। लेकिन आई डिसेंट एट अ पॉइंट के हमने ये माजी में देखा है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दरवाजा तोड़ा, मरीम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया, वो भी कोई तर्ज अच्छा नहीं था। फरियाल तालपुर को चांद रात को गिरफ्तार करना, ये भी कोई तर्ज अमल अच्छा नहीं था। सुन ले, इमरान खान के दौर में भी अगर इस तरह की जो बातें हुई हैं, हमने उस वक्त भी इन सारे चैनल्स पे बैठ के उसकी मजम्मत की। और कभी जब इमरान खान 3.5 साल हुक्मरान रहा है तो उस सारे अरसे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जब हमने उसकी तारीफ की हो। जो जो अकदाम थे हम उसकी मुखालफत करते रहे।
आज भी हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है उसकी मुखालफत कर रहे हैं। और एक वकील के तौर पर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को लोगों की दुश्मनियों का इंतकाम का की जगह ना बनाया जाए। यहाँ आप देखिए कह रहे हैं, आज तो यूं लगता है कि जैसे ये फैसला कर चुके हैं कि जनाब अब जंग ये जीत चुके हैं, अब माले गनीमत इकट्ठा करने का वक्त आ गया है। मैंने ये फराज साहब का शेर है कि हमने देखा है जमहूर के काफले, इनके हाथों में परचम बगावत के हैं। बात ये है कि ठीक है आरिफ साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, माजरत चाहूंगी, वक्त की कमी है, ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। पराचा साहब, अगर इलेक्शन हो जाते हैं अपने वक्त पर तो आप पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस इलेक्शन में? देखें, सादा सी बात है, पीटीआई में से स्पेशली पंजाब में इलेक्टेबल तो निकल गए। अब इलेक्टेबल निकल गए हैं तो आई फेल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर है। पंजाब में फीफडम्स हैं छोटी छोटी, हर डिस्ट्रिक्ट में इन्फ्लुएंशियल हैं जो अंग्रेज़ों के दौर से कायम है और वही जीतते हारते हैं। अब आकर ऐसी क्या चीज़ आ गई जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंशियल्स अपना असर व रसूख ही ख़त्म कर देंगे। मैं नहीं कह रहा कि वो सारे ही जीत जाएंगे, लेकिन अगर वो डैमेज कर गए, और डैमेज किसके वोट को करेंगे? नून लीग के लोग तो अपने साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के जितने भी कोई हैं वो अपने साथ खड़े हैं। जो वोट डिवाइड होगा वो कुछ तहरीक क्या इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी को मिलेगा, पीटीआई को मिलेगा, कुछ औरों को मिलेगा, तो वो वोट जो डिवाइड होगा उसका डैमेज तो होगा ना, उसका डैमेज हर सूरत में होगा और उसका नुकसान पीटीआई को होगा। फायदा वो नून लीग उठाएगी या जो पीपल्स पार्टी के कुछ हलके हैं वो उन हलकों में होगा। हाँ, साउथ पंजाब में आप ये तसल्ली रखें, ये यकीन करें, ये इंश्योर करें, ये जो इलेक्टेबल्स हैं यही पॉलिटिक्स करते हैं, इनके मुकाबले में कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स यही करते हैं, इन्हीं में से जीतने वाले होते हैं, इन्हीं में से हारने वाले होते हैं। ये 2018 में 20-22 का ग्रुप आ गया था सराय की सूबा महाज के नाम पर, वही सारे ही वही जीते। उस वक्त तो ये भी बात की जा सकती थी कि आप तो मियां नवाज शरीफ के साथी हैं, आप तो 5 साल हुकूमत में रहे, उधर भी कुछ वजीर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटा खाया वो इधर आए, वो फिर जीत गए, क्योंकि दे आर वेरी डीपली इंटरेस्टेड। बड़े शहरों में रहने वाले, बड़े शहरों के दानिश्वर, बड़े शहरों के मुबस्सरीन, वो उन पॉकेट्स की पॉलिटिक्स को नहीं समझते। इसलिए मसला ये बन जाता है अंडरस्टैंडिंग का, जब वो दोबारा जीत के आ जाते हैं तो कहा जाता है कि जी वो तो धांधली करके जीत के आ गए। वेरी वैलिड। अफनान साहब, सितंबर का वेट कर रहे हैं आप लोग नवाज शरीफ की वापसी के लिए? जी इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे और खुद कैंपेन को जो है वो लीड करेंगे, और इंशाल्लाह वजीर आजम के कैंडिडेट भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और इंशाल्लाह वजीर आजम बनेंगे। नहीं सर, वो तो होंगे, वो बनेंगे अगर आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सितंबर के बाद आएंगे, क्योंकि सितंबर में ज़ाहिर है कि दर चेंजेस। नहीं देखिए, मैं कोई डेट एग्जैक्टली तो नहीं दे रहा, लेकिन हाईली लाइकली ये है कि सितंबर में इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। अच्छा, सितंबर में आ जाएंगे। और कैंपेन वो चलाएंगे तो वजीर आजम भी वही बनेंगे? बिल्कुल, हमारे वजीर आजम के कैंडिडेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और कैंपेन भी वो खुद लीड करेंगे। वो हमारे सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप उठा लें तो इतना कोई कामयाब पॉलिटिशियन जो है वो नहीं रहा जितना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और इंशाल्लाह जब वो खुद लीड करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी पोल्स। एंड वेयर डू यू प्लेस शहबाज शरीफ साहब? देखिए, वो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे कि किसने क्या करना है, तो वो उन्हीं का फैसला होगा कि किसके क्या जिम्मे ड्यूटी लगती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और आरिफ चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये हफ्ता आपका खैर आफियत से गुजरे और हमारे सियासी मंजरनामे में छाई धुंध जो है वो भी छट जाए। अल्लाह हाफ़िज़।